इस वीडियो में हम यूपीपीएससी प्री 2023 के लिए जो डायरेक्ट हिट सीरीज कर रहे हैं उसका ये पार्ट 11 है और इसमें हम टॉप 1 ईयर के करंट अफेयर्स और जीएसएम्स की क्यू जो है डिस्कस करेंगे। बाकी ये टेस्ट सीरीज करंट अफेयर कोर्स है, फुल कोर्स है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो 2020 का कोर्स था उससे डायरेक्ट 93 क्वेश्चन प्रिडिक्ट हुए थे, नीचे पीडीएफ होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विद रेफरेंस टू ग्लोबल मीथेन प्लेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ दो स्टेटमेंट गिवन है ग्लोबल मीथेन प्लेज से रिलेटेड। पहला, इट वाज लॉन्च एट 26th COP ऑफ UNFCCC एंड सेकंड, इट इज इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ प्लेज। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर है आंसर ए, 1 ओनली। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो जो UNFCCC है जो है वो COP 26 में लॉन्च हुआ था। COP 26, आप मुझे बताएंगे COP जो 26 है वो कहाँ हुई थी, प्लेस और ईयर। ईयर तो वैसे लास्ट ईयर ही हुआ था, तो लेकिन आप मुझे बताएंगे कि प्लेस और ईयर तो कहाँ हुई थी। एंड बेसिकली इंडिया जो है इसका पार्ट नहीं है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। तो ग्लोबल मीथेन प्लेज है, उसका काम क्या है कि टू कट द मीथेन एमिशन बाय एटलीस्ट 30% बाय 2030 फ्रॉम 2022 लेवल्स। तो इसका काम है 30% एमिशन को कट करना है बाय 2030। तो ये इसका काम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जोमितियन कॉन्फ्रेंस इज रिलेटेड टू। जोमिटीन जो कॉन्फ्रेंस है वो किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर है आंसर डी, एजुकेशन। तो जोमिटीन कॉन्फ्रेंस है या जिसको वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन कहते हैं फॉर ऑल, हेल्ड हुई थी 1919 में। कहाँ? जोमिटीन, थाईलैंड। तो यहाँ ये हुई थी। तो ये बेसिकली इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ द इंटरनेशनल लिटरेसी ईयर। एंड जो 1990 है वो UN के द्वारा एज अ इंटरनेशनल लिटरेसी ईयर जो है वो अडॉप्ट हुआ था 1990। आप मुझे बताएंगे 2023 जो UN है उसने अपना कौन सा ईयर डिक्लेयर किया है? 2022 को कौन सा किया है, 2021 को कौन सा किया है और 2020 को कौन सा किया है? तो ये इन कौन कौन से ईयर को जो है UN ने अपना ईयर जो है डिक्लेयर किया, आप मुझे बताएंगे। चलिए मैं 2023 का बता देती हूँ। ये UN ने डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ द मिलेट। 2023 का ये बता दिया, बाकी आप मुझे बताएंगे। तो UN ने कौन कौन सा इसको डिक्लेयर किया है? तो 1990 को UN ने जो है इंटरनेशनल लिटरेसी ईयर जो है वो डिक्लेयर किया था। और जो जोमिटीन कॉन्फ्रेंस है वो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर ऑल 1990 में हुई थी जोमिटीन, थाईलैंड में। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये स्कीम्स और ये सब है, ये मैच करने के लिए आ जाता है। जो पुरानी स्कीम जो लॉन्च हुई हैं, जो अभी तक चल रही हैं, वो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो लॉन्च हुआ था कौन से ईयर में? तो इसका आंसर है आंसर सी, 2001। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में हुआ था और इसका काम क्या था? टू मेकिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन एज 6 to 14 ईयर्स। तो 16 to 14 ईयर्स इसमें होगा और इसका बेसिकली एम था टू अचीव यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आप मुझे बताएंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक आर्टिकल है जो एजुकेशन से रिलेटेड है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक आर्टिकल है जो एजुकेशन से रिलेटेड है। फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल है जो एजुकेशन से रिलेटेड है। आप ये तीनों आर्टिकल मुझे बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में और इनके सब्जेक्ट भी बताएंगे। मतलब सिर्फ आर्टिकल नंबर नहीं लिखेंगे, इनका डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे कि ये क्या है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो आर्टिकल है उसमें आप जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप मुझे तीनों आर्टिकल बताएंगे और साथ में उसका सब्जेक्ट मैटर लिखेंगे। तो ये 2001। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट। दो स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर
proficiency in reading with understanding and numeracy Nipun in 2021, launched in 2021. Second statement है it enable all children at the age of class 3 to achieve foundational skill by 2026-2027. तो निपुण जो है 2021 में लॉन्च हुआ है और इसका एम क्या है, टू अचीव फाउंडेशनल स्किल एट द एंड ऑफ क्लास 3 बाय 2026-2027. तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है आंसर सी, बोथ. तो निपुण स्कीम का क्या काम है कि सारे जो बच्चे हैं, ऑल चिल्ड्रन जो क्लास 3 तक हैं, उनको उनके पास एक फाउंडेशनल स्किल होनी चाहिए. एंड ऑफ क्लास 3 जो है उनके पास एक फाउंडेशनल स्किल होनी चाहिए. और टारगेट क्या है इसका? 2026 से 27 तक. तो आप ये क्लास 3 याद रखेंगे, 2026 से 27 तक याद रखेंगे. इसका काम है इट एम्स टू कवर द लर्निंग नीड ऑफ अ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 3 to 9 ईयर्स. 3 to 9 ईयर्स. आप मुझे बताएंगे जो राइट टू एजुकेशन है वो एक्ट कब आया था, कौन से ईयर में आया था? तो क्लास 3 टू अटेन अ फाउंडेशन स्किल बाय द ईयर 2026, एज ग्रुप 3 to 9. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट. पॉस्को एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 2010. सेकेंड, इट वॉज पास टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्शुअल अब्यूज, असॉल्ट, हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी. तो इसका कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है आंसर बी, 2 ओनली. पहला गलत है. पहला गलत इसलिए है क्योंकि पॉस्को एक्ट जो है वो इनेक्ट हुआ था आपका जून 19, 2012 में, और एनफोर्स जो हुआ था वो 14 नवंबर 2012 में. तो इस टाइम एनफोर्स हुआ था. और इसका बेसिकली एक्ट का काम क्या है? टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्शुअल अब्यूज, असॉल्ट, हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी. इनसे जो है बच्चों को बचाना है. तो अकॉर्डिंग टू द एक्ट, जो ये पॉस्को एक्ट है, जो इसमें डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड है वो है कि कोई भी पर्सन जो 18 ईयर्स ऑफ एज से कम है. तो 18 ईयर्स ऑफ एज से कम जो है पॉस्को के अंदर जो डेफिनेशन है चाइल्ड की वो है 18 ईयर्स ऑफ एज. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया की रैंक क्या है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में? तो इंडिया की जो रैंक है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में वो है 8th रैंक है. लेकिन जो टॉप 3 रैंक्स हैं, मतलब टॉप 1, टॉप 2, सेकेंड रैंक एंड थर्ड रैंक, वो किसी भी कंट्री को अलॉट नहीं हुई है और बाकी जो है 4th रैंक से अलॉट हुआ है. लेकिन अगर इंडिया की रैंक देखेंगे तो 8th होगी. और अगर कंट्री वाइज देखेंगे तो इंडिया जो है टॉप 5th में है. तो इंडिया की जो है 5th रैंक है. आप मुझे बताएंगे कि ये फर्स्ट रैंक, सेकंड, मतलब कंट्री वाइज नहीं, आप मुझे कंट्री वाइज बताएंगे. कंट्री वाइज जो है फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक और 4th रैंक कौन है? मतलब इंडिया से जो है 4 जो ऊपर कौन है वो आप मुझे बताएंगे. तो इंडिया की टोटल रैंक 8th है. तो अगर इसमें क्वेश्चन आए कि इंडिया की रैंक क्या है तो आपको 8th ही लगा के आनी है. लेकिन अगर कंट्री वाइज पूछ लिया जाए, जो थोड़ा चांसेस कम है इतना डेप्थ में जाने के, तो अगर कंट्री वाइज पूछ लिया जाए तो आप जो है वो टॉप 5 में लगाएंगे. तो ये यहाँ 2023 होगा. क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 होगा. यहाँ जो 2022 है उसमें इंडिया की रैंक 10th थी. तो ये 2023 है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है. चूज द करेक्ट. पहला, महानदी अराइजेस फ्रॉम रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़. हीराकुंड डैम इन उड़ीसा इज लोकेटेड ऑन द महानदी रिवर. महानदी ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड शिवनाथ, जोंग, हसदेव, तेल. तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है आंसर डी, 1, 2, 3. ये तीनों सही हैं. जो महानदी रिवर है बेसिकली वो अराइज होती है रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ से. और हीराकुंड डैम जो है वो उड़ीसा में जो है वो महानदी जो है रिवर पे बना हुआ है. एंड जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं महानदी रिवर की वो है शिवनाथ, हसदेव
मांद एंड इब, और राइट बैंक जो है वो कौन सी हैं, ओंग, तेल एंड जोंग, ये है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि आईएमडी ने फोरकास्ट किया है, मतलब आईएमडी में एक फोरकास्ट किया था कि एक बहुत जो फ्लड सिचुएशन इन महानदी रिवर उड़ीसा में, तो इसलिए ये जो न्यूज़ है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो महानदी रिवर सिस्टम जो है थर्ड लार्जेस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर है आफ्टर द गोदावरी, फिर कृष्णा एंड फिर उसके बाद महानदी, थर्ड लार्जेस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर। तो आप, मुझे लगता है आपको तो पता ही होंगी हिमालयन रिवर्स कौन सी होती है, पेनिनसुलर रिवर्स कौन सी होती है, और कौन सी रिवर पेरिनियल होती है, कौन सी नॉन पेरिनियल होती है। तो अगर कहीं भी इसमें से कुछ डाउट लग रहा है तो जहाँ भी नोट्स बना रखे हैं, जो भी ज्योग्राफी की बुक पढ़ रहे हो, तो उसे खोल के एक बार पढ़ लेना, वरना नेट से ही सर्च करके इसको देख लेना कौन कौन सी होती हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल फील्ड इज हैविंग द प्राइड ऑफ अ हाईएस्ट जियोलॉजिकल रिजर्व। तो कौन सी कोल फील्ड का प्राइड जो है हाईएस्ट जियोलॉजिकल रिजर्व है, तो इसका आंसर है आंसर डी, तलचेर। तो तलचेर जो है कोल फील्ड जो है हाईएस्ट जो है जियोलॉजिकल रिजर्व है। तो आप मुझे बताएंगे जो तलचेर फील्ड है वो कौन सी कोल फील्ड है, मतलब गोंडवाना है, टर्शरी कोल फील्ड है, कौन सी कोल फील्ड है तलचेर। और बेसिकली तलचेर कहाँ है, ये उड़ीसा के अंदर है। तलचेर जो है उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा में एक और कोल फील्ड है, इब रिवर कोल फील्ड। इब रिवर कोल फील्ड भी जो है वो उड़ीसा के अंदर है। आप मुझे बताएंगे तलचेर कौन सी है, गोंडवाना है या टर्शरी है। तो अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने उसमें बताया था आपको गोंडवाना और टर्शरी के बारे में। तो अगर आपने डायरेक्ट हिट सीरीज की बाकी वीडियोस देखी होंगी तो आप इसको आराम से बता सकते हैं कि गोंडवाना है या टर्शरी है। अच्छा, तो ये तलचेर जो है हाईएस्ट है और इब रिवर जो है थर्ड हाईएस्ट है। अच्छा, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ब्रह्मणी, नगलवाली, सुब्रनेखा, वसुंधरा, विच ऑफ द अबव राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट। तो कौन सी ईस्टर्न घाट से राइज होती है। तो जब भी इस टाइप के आप क्वेश्चन देखा करो तो अपनी एटलस खोल लिया करो और फिर थोड़ा सा पॉज कर दिया करो। जैसे ये आया क्वेश्चन आया, पॉज कर दिया, अगर नहीं भी आता है पॉज कर दिया, एटलस खोली, रिवर वाला पेज खोला और इनको जो है देखना शुरू कर दिया कि ब्रह्मणी रिवर किधर है, सुवर्णरेखा किधर है, वसुंधरा किधर है। तो इस तरह से इनको करना शुरू कर दिया आपने। तो इस तरह से जब आप पिक्चराइजेशन करते हैं तो आपको याद रहता है। तो कोई भी अगर मैप का क्वेश्चन आए, कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन सी रिवर है, कहाँ है, और कोई भी नेशनल पार्क है, जो भी जैसी चीज आए, तो मैप खोला और उसमें से देख लिया, मतलब वीडियो को पॉज करा। नहीं आता है कोई बात नहीं, और आता भी है तब भी मतलब सॉल्व करके फिर उसके बाद तुरंत मैप देख लिया। तो जैसे ही ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते रहे उनको मैप को देखते रहो, क्योंकि कितना रटोगे, मैप देखोगे तो चीजें आसान हो जाती हैं। तो मैप इनको देख सकते हो। विच ऑफ द अबव राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट। तो कौन सी रिवर जो है वो ईस्टर्न घाट से निकलती है। तो इसका आंसर है आंसर बी, 2 और 4, नगलवाली और वसुंधरा जो है ईस्टर्न घाट से निकलती है। तो जो आपकी ब्रह्मणी रिवर है तो ये आपके जो है कन्फ्लुएंस से बनती है शंख और साउथ क्योल रिवर, और ये नियर रौरकेला आपको मिलती है। एंड नगलवाली जो रिवर है वो आपका काली हांडी डिस्ट्रिक्ट जो है ईस्टर्न घाट में, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। सुब्रनेखा जो रिवर है वो झारखंड की साइड जो है वो ओरिजिनेट होती है, बिटवीन द वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, उधर की साइड। एंड वसुंधरा रिवर जो है बेसिकली ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा से ओरिजिनेट होती है ईस्टर्न घाट से, और फिर आंध्र प्रदेश में जाती है, फाइनली जो है बे ऑफ बंगाल में जाके ज्वाइन हो जाती है। तो नगलवाली और वसुंधरा जो है वो ईस्टर्न घाट की रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम दैट एम्स फॉर 20% to 30% रिडक्शन इन पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन बाय। तो नेशनल एनसीएपी में क्या है
कि 20% to 30% रिडक्शन इन द पार्टिकुलेट मैटर, जो पीएम होता है कंसंट्रेशन बाय, तो इसका आंसर है आंसर बी 2024। तो 20% से 30% कब करना है? 2024 तक। अच्छा, एनसीएपी कब लॉन्च हुआ था? एनसीएपी लॉन्च हुआ था 2019 में। इसका बेस ईयर क्या है? 2017। 2017 इसका बेस ईयर है। आप मुझे बताएंगे जब ये लॉन्च हुआ था, तो इसके अंदर 122 अटेनमेंट सिटीज थी, और अब ये सिटी इंक्रीज होके कितनी हो गई हैं? नाउ सिटी का नंबर क्या है, या सिटीज का नंबर क्या है? तो सिटीज का नंबर बताना है आपको। तो एनसीएम ने बेसिकली टारगेट रखा है टू अचीव अ रिडक्शन इन द पार्टिकुलेट मैटर, तो पीएम पार्टिकुलेट मैटर PM10 अप टू 40%, या फिर नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर बाय 2025 से 2026 इन 24 स्टेट्स। तो बेसिकली जितनी भी ये सिटीज हैं ये 24 स्टेट्स में ही हैं। 24 स्टेट्स की ये सिटीज है। आप मुझे सिटीज का नंबर बताएंगे। तो PM10 जो है अप टू 40% या फिर 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब बाय 2025 से 2026। तो बेसिकली एनसीएपी ने जो 20-30% है रिडक्शन बाय 2024 एंड 2017 जो है इसका बेस ईयर था, और PM10 लेवल अप टू 40% ऑफ अचीवमेंट ऑफ द नेशनल स्टैंडर्ड 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर 2025 से 26। और हाल ही में भी क्या हुआ है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो कंडक्ट हुआ है 2022 से 23 का, उसमें 9 सिटीज जो हैं उनको कैश अवार्ड मिला है। तो इसमें से जो 4 सिटीज हैं वो तो आपके यूपी के अंदर ही हैं, लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, मुरादाबाद हो गया, 4 ही होगी। बाकी फिरोजाबाद, अमरावती, देवस, सुंदरनगर और नालगढ़, तो ये 9 सिटीज हैं जिनको अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उलगुलन मूवमेंट इन, तो उलगुलन मूवमेंट जो कब हुआ था? तो इसका आंसर है आंसर डी 1899। तो अगर आपको लग रहा हो कि उलगुलन मूवमेंट क्या होता है, तो बेसिकली आपने मुंडा रेबेलियन सुना होगा, तो मुंडा रेबेलियन ही बेसिकली उलगुलन मूवमेंट है। तो ये एक मूवमेंट था जो ब्रिटिश और जमींदार के अगेंस्ट था, छोटा नागपुर प्लेटू जिसको अभी हम झारखंड बोलते हैं। और इसका जो मूवमेंट के जो लीडर थे वो कौन थे? बिरसा मुंडा। आप मुझे बताएंगे बिरसा मुंडा को किस नाम से बुलाया जाता है? कॉल्ड एज बिरसा मुंडा को किस नाम से बुलाया जाता है? तो बेसिकली जो हु प्रोक्लेम रेबेलियन 1894 में आई, इन्होंने अपने आप को गॉड डिक्लेयर किया और लार्ज नंबर ऑफ सपोर्टर्स को इकट्ठा करके जो है जितने भी आपके लैंड सिस्टम जो चल रहा था या बेत बेगारी चल रहा था, मतलब बेत बेगारी का मतलब होता है वर्क विदाउट पे, मतलब काम करवा रहे थे और पैसे नहीं दे रहे थे। तो बेत बिगारी और जितना भी लैंड सिस्टम चल रहा था उसके अगेंस्ट जो है रेबेलियन स्टार्ट हुई थी। तो 1899 में जो है बिरसा मुंडा ने रेबेलियन स्टार्ट की ऑन द लैंडलॉर्ड्स एंड द गवर्नमेंट। तो लैंडलॉर्ड में तो बेत बिगारी और लैंड सिस्टम, तो उलगुलन मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, ग्राम न्यायालय एक्ट वॉज इनेक्टेड इन, तो ग्राम न्यायालय एक्ट कब इनेक्ट हुआ था? ये 2008 में हुआ था। तो ग्राम न्यायालय या विलेज कोर्ट बोलेंगे, एस्टैब्लिश इन द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008, और इसका इट एस्टैब्लिश टू प्रोवाइड द स्पीडी एंड इजी केसेस टू द जस्टिस सिस्टम इन द रूरल एरिया। और ग्राम न्यायालय जो है वो प्रिसाइड करता है बाय द न्याय अधिकारी, जो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो फर्स्ट क्लास का जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, उसके जो बराबर है वो बेनिफिट शेयर करता है। तो ग्राम न्यायालय जो है बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस देखता है, तो दोनों टाइप के केसेस देखता है, सिविल और क्रिमिनल। ठीक है। और इस एक्ट के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मिलके एक पैनल
कंसिस्ट करता है, जिसमें सोशल वर्कर एट द विलेज लेवल होते हैं, जिनकी एक इंटीग्रिटी होती है, जो एक काउंसिल का काम करते हैं। तो ये करता है। तो बेसिकली इट्स प्रिसाइडेड बाय द न्यायाधिकारी, जिसका स्टेटस होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के बराबर। चूज द करेक्ट एलएनजी। अच्छा, एलएनजी की आप मुझे फुल फॉर्म बताएंगे नीचे। एलएनजी इज, अच्छा एलएनजी की भी बताएंगे और पीएनजी की भी बताएंगे। अच्छा चलिए आप सबकी ही बता दीजिए, एलपीजी की भी बता दीजिए, सीएनजी की भी बता दीजिए, सबकी फुल फॉर्म बता दीजिए। तो अब कंपोजिशन भी बता ही दीजिए इनका। पिछली बार क्वेश्चन आया था ना एलपीजी का, सीएनजी का, इन सबका कंपोजिशन बता दीजिए। तो एलएनजी इज मीथेन मिक्स्ड इथेन, एंड सेकंड इट इज कूल्ड टू अप्रॉक्सीमेटली -160 डिग्री सेल्सियस एंड टेक लेस स्पेस। तो इसका क्या आंसर है? आंसर से इसका दोनों सही। तो एलएनजी क्या होता है? या तो मीथेन ही होता है या मीथेन मिक्स इथेन होता है, और ये बेसिकली इम्प्योरिटीज होती नहीं है, और ये कूल्ड होता है अप्रॉक्सीमेटली -160 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है ये गैस को जो है लिक्विड फॉर्म में कर देता है, जो टेक्स अप टू 600 टाइम लेस स्पेस। फिर उसके बाद आप इसको टैंकर्स में आराम से शिप कर सकते हैं, लाइक अ क्रूड ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व वाज देन नेम्ड एज हेली नेशनल पार्क। सेकेंड, द एरिया कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इन 1971। तो इसका आंसर क्या है? आंसर सी, बोथ, दोनों सही है। तो कॉर्बेट टाइगर वो वाज देन नेम्ड एज अ हेली नेशनल पार्क, बिल्कुल सही। द एरिया कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इन 1971। हाँ, मुझे पता लग, आप लोग ये सोचे होंगे कि दूसरा स्टेटमेंट क्यों सही है, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर तो 1973 में आया, तो ये 1971 कैसे हो जाएगा? तो क्या हो गया, तो जो एरिया था वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर 1971 में आ गया था, और प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में लॉन्च हुआ था। तो अगर आप जिम कॉर्बेट की अगर ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे, तो अगर ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे, अबाउट देखेंगे, तो ये उसी की पिक्चर है। तो उसमें लिखा है द एरिया कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इन 1971। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो ये लिखे आना इस तरीके से, आपके पास प्रूफ भी होगा, एक ऑफिशियल प्रूफ भी होगा कि ये 1971 में है। तो अगर ऑब्जेक्शन करने जाओ तो एक ऑफिशियल प्रूफ भी होगा। तो ये बेसिकली ये जिम कॉर्बेट की वेबसाइट है, जिम कॉर्बेट की वेबसाइट की पिक्चर है ये। तो बेसिकली पार्क जो स्टैब्लिश हुआ था, हेली नेशनल पार्क, इन 1936 में स्टैब्लिश हुआ था। और जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, उसके अंदर 9 टाइगर रिजर्व थे, लेकिन अभी जो है उसके अंदर 53 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। और जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसने अपने 50 साल पूरे भी कर लिए हैं अब। तो आगे वाले उसमें हम जो टाइगर है उससे रिलेटेड जो है डाटा उससे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडियन लॉ अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसीडर द फॉलोइंग। पहला, वाइल्ड एनिमल आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। व्हेन अ वाइल्ड एनिमल इज declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected area or outside. Apprehension of a protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture for the killing. ओके, तो इसका आंसर है 1 और 2। पहला, जो वाइल्ड एनिमल है वो गवर्नमेंट की सोल प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सही बात, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अगर वाइल्ड एनिमल कोई भी डिक्लेयर्ड होता है प्रोटेक्टेड, तो उस एनिमल के पास जो है इक्वल प्रोटेक्शन होंगे, या तो वो प्रोटेक्टेड एरिया में फाउंड हो या कहीं भी फाउंड हो। देखो, जैसे अभी ये फॉर एग्जांपल वाइल्ड एनिमल नहीं था, लेकिन सारस क्रेन थी बर्ड। अभी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि उसको कैप्चर कर लिया था और इन्फॉर्म नहीं किया था किसी भी अथॉरिटी को। तो क्योंकि जो साइरस क्रेन है, अभी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर शेड्यूल 1 में आती है, तो इट इज अ हाईली प्रोटेक्टेड स्पीशीज। तो अगर आप हाईली प्रोटेक्टेड स्पीशीज है उसको आप कैप्चर कर लोगे, क्योंकि वो सोल प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की, तो आप पे उसको चार्जेस लगेंगे, चाहे वो प्रोटेक्टेड एरिया में हो या उसके आउटसाइड हो।
तो जो सैरिस क्रेन है वो बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 में आती है। थर्ड स्टेटमेंट गलत नहीं है, क्योंकि मियर एप्रीहेंशन ऑफ फियर दैट अ वाइल्ड एनिमल कुड एंडेंजर अ लाइफ इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ कैप्चर क्लेम। मतलब मियर एप्रीहेंशन हो रही है, मतलब मियर मतलब शक के बिना पे अगर आप मतलब आशंका है आपको कि ऐसा कुछ कर देगा तो उस पर नहीं कर सकते हैं। जब कर देगा, जब वो एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो उसके बाद जाके कुछ स्टेप लिया जाएगा। तो फर्स्ट और सही, सेकंड सही है, थर्ड वाला गलत है। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि कोई भी एनिमल प्रोटेक्टेड एरिया में मिल रहा है या आउटसाइड मिल रहा है। अभी जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो अमेंडमेंट हो चुका है एंड अब इसके अंदर जो है सिर्फ 4 शेड्यूल बचे हुए हैं। इससे पहले वाले डायरेक्ट हिट सीरीज में हमने वो क्वेश्चन किया था कौन कौन से शेड्यूल हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो सारी जितनी भी सारी आपकी अपडेट्स हैं, जो सारा ये आप जो मिसलेनियस चीज़ें होती है ना, जो आप इधर उधर किताबें ढूंढ ढूंढ के आप खोजते रहते हो, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इन डायरेक्ट हिट पे फोकस करो और जो आपको हम क्विज कराते हैं फ्री क्विज, उस पर फोकस करो। और जो करंट अफेयर अगर कोर्स ले रखा है तो करंट अफेयर कोर्स को आप पढ़ो और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से ही हो जाएंगी। कोई एक्स्ट्रा बुक कुछ भी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने रूल किया था कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, टाइगर शुड बी ट्रीटेड एज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी फॉर ऑल पर्पस एंड एनी डैमेज टू कॉज बाय देम शुड बी कंपनसेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जो है वो जजमेंट था। ओके, तो ये हमने यहाँ फिनिश किया। बाकी जो है ये कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज हैं तो आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम टेलीग्राम चैनल पे तो आपको डेली जो है फ्री डेली क्विज देते ही हैं और यूपी स्पेशल की न्यूज़ भी देते हैं और ये जो इसकी पीडीएफ है वो बेसिकली कंप्लीट कोर्स के साथ मिलेगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।